किसान और गांव में रहने वाले किसान के प्रति एक अपनी सोच थी। शपथ ग्रहण करने के बाद चुनौतियां अनेक थी, लेकिन चुनौतियों को पार करने के लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद की जरूरत थी। मेरी सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर आई। सिर्फ दो व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के पद और उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। मैं और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने। जब अधिकारियों ने हमारे पास हिमाचल प्रदेश का लेखा जोखा रखा, तो हमारे पास प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। चुनौती बड़ी थी। मैंने उस चुनौती को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ा, क्योंकि मैं जानता था अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम आम लोगों की और आप लोगों की सेवा कैसे करेंगे। और हमने जनता से वादे किए थे और जनता से वादे पूरे करने के लिए हमें पैसे की जरूरत थी। धीरे धीरे हमने उन चुनौतियों को पार करना शुरू किया और मुझे खुशी इस बात की है कि 15 महीने के कार्यकाल में हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त किया। कैबिनेट का विस्तार हुआ। हर्षवर्धन चौहान जी और हमने इकट्ठे विश्वविद्यालय से लॉ की, एक ही में थे, कॉलेज में पढ़ते थे। सबसे ज्यादा अगर विधानसभा में सरकार के संरक्षण के रूप में कोई जानना चाहते हैं तो मिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी। हर्षवर्धन चौहान जिंदाबाद, हर्षवर्धन चौहान जिंदाबाद। शिलाई की जनता ने एक ऐसा विधायक चुनकर भेजा जिस विधायक ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का दामन थामे रखा। अब जब जरूरत पड़ी तो विधानसभा की सभी कार्रवाई में सबसे आगे आकर खड़े हुए। मंत्रिमंडल में जगह मिली। मंत्रिमंडल की जगह मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट हुई। मैंने कहा 1 महीने में हमने सिर्फ चोर दरवाजे बंद किए हैं और जो हमने पहली गारंटी की थी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जो हमने वादा किया था, उस समय कोई चुनाव नहीं था। चुनाव तो हमारे 2027 में होने हैं और ये वादा हम 2027 में चुनावों से पहले भी पूरा कर सकते थे, लेकिन एक कमिटमेंट उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए थी। और हमने पहली ही कैबिनेट में वही अधिकारी थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनकार करते थे, और हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से निवाजा। हिमाचल में प्रत्येक गांव से कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, और 1,36,000 जब सरकारी कर्मचारियों को हमने नवाजा, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया। 1780 करोड़ रुपए जो हमें मिलने चाहिए थे, उस पर बैन लगा दिया। हमारी डगर नहीं बदली। हमने कहा जितने मर्जी प्रतिबंध लगा दिए जाए, क्योंकि जितने भी सरकारी कर्मचारियों को हमने वादा किया है उन्हें हम ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे। यह हमारा वादा है, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं
एक आम परिवार से उठकर राजनीति करता हूं, मैं जानता हूं कि जो सरकारी कर्मचारी के घर में अगर वो सरकारी कर्मचारी ना रहे, उनकी पत्नी को भी सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। मेरी माता जी जो ज्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन अपनी जेब से, यहां पुराने जमाने का अपनी जेब होती थी, वहां से पैसे निकालकर हमें देती है। तो मैं क्यों कह रहा हूं? फिर सरकारी कर्मचारियों का हमने एक पत्र लिखा केंद्र सरकार को और कहा, ये जो 1,36,000 कर्मचारियों ने जो अपना अंशदान दिया है और जो सरकार ने अंशदान दिया है, वो 9,000 करोड़ रुपया बनता है। उस 9,000 करोड़ रुपए को आप हिमाचल प्रदेश सरकार को वापस करें। आज तक वो एक भी पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार को वापस नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका पैसा है, वो उन सरकारी कर्मचारी और हमारा पैसा है। अभी इस चुनौती को हमने पार ही कर रहे थे। मेरे पास कुछ युवा साथी आए, कुछ बेटियां आई जिनकी बोर्ड में मेरिट थी, पढ़ने में तेज थी। गांव की बेटियां बेटे पढ़कर सरकारी रोजगार के लिए अपना फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरने के बाद उनको ये आशा होती थी कि ये जो बोर्ड में हमने टेस्ट दिया है, हमने मेहनत की है। गरीब माँ बाप की एक आशा होती है कि उसका बेटा सरकारी रोजगार में लग जाए। और जब मेरे पास वो आए, मैंने पूछा आपके, कहते मेरी मैट्रिक में भी मेरिट है, +2 में भी मेरिट है, ग्रेजुएशन में भी मेरिट है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरिट है। लेकिन मेरे ये नहीं समझ आ रहा कि हमीरपुर में जो सबऑर्डिनेशन सिलेक्शन बोर्ड है, उसका जब मैं टेस्ट देती हूं तो मैं पास ही नहीं हो पाती। और ऐसे लोग पास हो जाते हैं जो कभी मैट्रिक में 3rd डिविजनर है, +2 पढ़े हुए हैं। और उन बच्चों ने मुझसे अनुरोध किया कि इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। मैंने इंक्वायरी की, सच में वो बच्चे सही थे और मैंने पाया कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर सरकार में रोजगार देने के लिए होते हैं, वो पेपर बेचे जाते थे। उन पेपर बेचने के बाद जो युवा साथी इसको खरीदता था वो पास हो जाता था। आम परिवार का गरीब बच्चा जो पढ़ लिख कर मेहनत कर कर पास होना चाहता था, वो पास नहीं हो पाता था। हमने और इंक्वायरी की और जब हमें प्रूफ पूरा मिल गया, हमने हमीरपुर के सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया। और जो पेपर बेचने वाले थे वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। ये सरकार की हमारी कर्तव्य निष्ठा थी। उसके बाद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अभी हमें हमारी सरकार बने हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया। इतनी अत्यधिक बारिश हमारे जीवन काल में हुई जो हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो भाई का ऐसा मंजर था, जहां जहां मैं जाता था लोग रोते थे, परिवार के घर बह गए, हर जगह से चीखें आती थी कि अब हमारा क्या होगा। कुल्लू जिला में मैं गया, कुल्लू जिला में 2 दिन तक पूरे जिला में ना पानी मिला ना बिजली मिली, लेकिन हमने 3 दिन रहकर 48 घंटे के अंदर पानी भी उपलब्ध करवाया, बिजली भी उपलब्ध करवाई। जो घर उजड़ गए थे, आप बताइए कौन हिमाचल में इतना धनवान है? हम 90% लोग गांव में रहते हैं। जो कुछ पड़ जाते हैं कुछ समय के लिए, हम छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, और बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर खुद मेहनत कर ईंट ढोकर पत्थर ढोकर अपना पक्का घर बनाते हैं ताकि हमारा जिंदगी भर इस घर में हम रह सकें।
जब मैं पूरे जिलाओं में जा रहा था तो हर जगह से एक ही आवाज आती थी, ये हमारा पक्का घर था। पिछली रात में इसमें हमारा परिवार अपने बच्चों के साथ इसमें सोया हुआ था। रात को हम खाना खा के टीवी देखे सोए, अचानक पता लगा इतनी तेज बारिश में वो घर बह गया। मैं सिर्फ अपने बच्चे और अपने परिवार को बचा सका, और जो खाना खाने वाले बर्तन थे वो तक नहीं बचे लोगों के। ऐसा कहर आपदा में आया, जहां हम जाता था मेरा गला भर आता था कि इनकी कैसे मदद की जाए। और सच में सुबह में जाता था, शाम को मैं अधिकारियों की बैठक लेता था। अधिकारी बोलते थे कि ये अगर पक्का मकान बह गया, इसमें कानून और प्रधानमंत्री के देश का भी कानून 1,50,000 से ज्यादा की इजाजत नहीं देता। 3 बार बैठ के होती थी, रात के 12 बजे तक जागकर मैं उनसे बात करता था। फिर हमने जिस कानून के तहत वो था उसको हम रात को पढ़ा करते थे कि अगले दिन उन बेघर घरों को कैसे बसाना है, इस बारे की चिंता लगी रहती थी। हमने न स्वच्छता की परवाह की, लेकिन उन घरों को बसाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की। और जब मुझे जहां भी बाढ़ का पता लगता था कि आपदा में इतने लोग बह गए, 14 अगस्त को 2023 को एक ही दिन में पानी की बारिश से 51 लोगों की मौत होगी। और इस आपदा में 2 महीने में 551 लोग हमें छोड़कर चले गए। कोई लैंडस्लाइड में बह गया, कोई गाड़ी उड़ गई। हर जगह से, पूरे हिमाचल प्रदेश से कोहराम मचा हुआ था। हमने सबसे पहले एक ऐसी नीति लाई कि जिनके गांव में घर थे, उजड़ गए थे, उनको हमने कहा कि अगर आप गांव में घर लेना चाहते हैं तो हम आपको 5,000 रुपया महीने के हिसाब से किराया देंगे। शहर में घर लेना चाहते हैं 10,000 रुपया महीने के हिसाब से किराया देंगे। और 31 मार्च 2024 तक मुफ्त में गैस का सिलेंडर देंगे, खाना पीना सब मुफ्त में देंगे। ये हमारी सरकार ने किया। उसके बाद उन घरों को बसाने की जरूरत थी, और मैंने कहा 1.5 लाख में किसी का पक्का घर नहीं बनता। 35 साल की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से एक अच्छा पक्का घर बनाया जाता है। अगर इन लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए मुझे कानून बदलना पड़े तो मैं कानून भी बदलूंगा। और हमने इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया। जो 1.5 लाख रुपया मिलता था उससे हमने 3 लाख रुपए को 7 लाख रुपए कर दिया, और 3 लाख रुपए के लिए पहले की हमने जारी कर दी। सिरमौर में भी कई ऐसे घर थे, उनको घरों को बसाने का काम हमने, फूली डैम में सिरमौर में 66 घर थे और पार्शली 718 घर थे हमने। और पशुशालाएं थी 292 के करीब। हमने तकरीबन 20 करोड़ रुपया उन परिवारों को बसाने के लिए खर्च किया। हमने उन्हें 3 लाख की पहली किस्त दी। उसके बाद हमें आम लोगों को किस चीज की जरूरत होती है? घर में खेती है। खेती के बाद मैंने देखा, जब हम भी थे, हम जाते थे पटवारी को ढूंढने, पटवारी जी नहीं मिलते थे। इंतकाल करवाना है, तकसीम चली होती थी। मैंने उसको पूरे का अध्ययन किया और मैंने कहा ये जो 40 साल पुराने कानून है इन्हें बदलिए। आम परिवार के इंतकाल तुरंत प्रभाव से होने चाहिए, और तकसीम भी जो दादा के समय शुरू होती थी, पोते के समय खत्म होती थी, उसके लिए भी कानून में बदलाव किया। और आज मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होगी कि 90,000 इंतकाल इन 3 महीनों में हमारी सरकार ने करवाए। 7,500 तकसीम हमारी सरकार ने करवाई। फिर उसके बाद
शिक्षा क्षेत्र की बारी आई। ये 15 महीने में हमारी सरकार ने क्या कार्य किए, मैं उस दृष्टि से बताना चाहता हूं जो आपसे जुड़े हुए कार्य है। शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई की है, मैंने खुद अध्ययन किया। 5वीं का बच्चा, आज हमारे गांव में 5वीं का बच्चा दूसरी की क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता था। कारण क्या था? और जब पूरे हिंदुस्तान का गुणात्मक शिक्षा के नाम पर हिमाचल प्रदेश का नाम आता था, तो पता कौन से स्थान पर खिसक गए? जो पहले दूसरे था 18वें स्थान पर खिसक गए। बच्चे गांव में भी बच्चे कोई प्राइवेट नाम से स्कूल खोलता था, उसमें दाखिल करवाने लग पड़े सरकारी स्कूलों से निकाल कर। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर हमारे टेस्ट के थ्रू आते हैं। हमने उसका भी ध्यान किया और कहा ये जो आत्मविश्वास की कमी हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में आए हैं, हम उस कमी को जानते हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, तब तो टाट हुआ करती थी, बेंच भी 10वीं क्लास के बच्चों को मिलते थे। होता था ना ऐसा? क्योंकि हम पढ़े हैं तो बेंच मिलते थे कि 10वीं में जाएंगे तो बेंच मिलेंगे। हमने सोचा इसमें कैसे मूलभूत परिवर्तन करना है, और इस बार जो बच्चों की एडमिशन होगी, हमने कहा गवर्नमेंट स्कूल में पहली कक्षा से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई स्टार्ट करवा दी जाए। उनकी ड्रेस का फैसला भी वहां का प्रिंसिपल करेगा। इसके साथ ही एक नई व्यवस्था को साथ साथ ही चलाया जाएगा जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जानी जाएगी, जिसमें खेल की सुविधाएं होगी। 1000 बच्चा उसमें पढ़ेगा और उनको खाने की सुविधा भी दिन में सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाएगी। और उसके बाद शाम को अपने माता जी पिता के पास जाकर उनके संस्कारों में पले भी, ताकि दूर भी ना रहे। इसको अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन हमने हर एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 50 करोड़ रुपए एक स्कूल बनाने के लिए हमने रखे। हेल्थ क्षेत्र में इतना बुरा हाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बोला ये भी सीएससी खोल दी, ये भी पीएससी खोल दी, ये भी खोल दिया, डॉक्टर भर्ती नहीं की। मैं यहां 10 सीएससी खोल दूं, 10 पीएससी खोल दूं, घोषणा कर दूं और डॉक्टर वहां हुए नहीं तो उसका क्या फायदा? हमने कहा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा संस्थान बनना चाहिए जहां सभी प्रकार के 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में हम शिलाई को भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा है निश्चित तौर पर यहां डॉक्टरों की भी हम पूरी सुविधा आपको उपलब्ध करवाएंगे। हर क्षेत्र में बुरा हाल किया उन लोगों ने, क्योंकि ये प्रथा चली आ रही है 40 साल से। मुख्यमंत्री रूटीन के काम करेगा, अगली बार जनता उसको बदल देगी, फिर उसके बाद अगली बार भी आ जाएगा। हम इस प्रकार की व्यवस्था के समर्थन में नहीं है। हम चाहते हैं हमारी जो रोशनी है वो आम आदमी तक, गरीब तक, किसान तक पहुंचे, और इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया। मैं अपने जीवन काल का दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहा था। दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ और वह आम लोगों से, किसान से जुड़ा हुआ बजट था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उससे एक दिन पहले राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव में 6 कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल दिया। पहले तो उन विधायकों से यह पूछा जाना चाहिए कि आप 6 विधायक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और हाथ के निशान से चुनकर आए हैं। आपका अपना कुछ नहीं था। आपका अपना कुछ होता तो आजाद उम्मीदवार जीत कर आते। आपने पार्टी को धोखा दिया। धोखा देने के बाद आपके मन में डर सता रहा है, और कभी पंचकूला के ललित होटल से 9 दिन रुकते हैं,
उस 5 स्टार में फिर भाग के हरिद्वार जाते हैं कि पाप तो तुम्हें। गंगा माता जी भी बोलती है कि मत मेरे पास में मत दो। पापियों के पाप धोते धोते मैं भी मैली होगी, तुम तो महापापी हो। फिर वहां से उठकर भागो, फिर ऋषिकेश चले। अभी सूचना मिली है कि ऋषिकेश से भी हो किसी और दिशा में भाग रहे हैं। हिमाचल देवभूमि है, हम देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। अगर हम एक छोटा सा चीज भी किसी की खा ले, एक गिलास पानी का भी पी ले, उसका एहसान जिंदगी भर रखते हैं। तुमने तो अपने विधानसभा के 25,000 लोगों को धोखा दे दिया। अब मेंढक की तरह कभी उछल कर इधर जाते हैं, अगले दिन खबर आती मेंढक की तरह उधर से उछल जाते हैं, डर कर भाग रहे हैं। और कभी भी हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ था। जनता के वोट से विधायक बनते हैं और नोट के बदले अपनी विधायकी बेच देते हैं। आप नोट लेकर अपने जीवन की अपना ईमान बेच देते हैं। ऐसे लोगों को क्या हिमाचल की जनता पसंद करेगी? करती है कि नहीं करती है? हाथ खड़ा करके बताइए दोनों, सारे पीछे लोग। अब आप बताइए, हमने क्या किया? हमने आपको पार्टी का टिकट दिया, बोला कि भाई आप चुनाव लड़िए, पार्टी की विचारधारा लड़िए। गरीब की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, आम आदमी की विचारधारा कांग्रेस चुनाव जीत कर आ गए, सरकार से भी पैसे मिल रहे हैं और उधर से भी पैसे ले रहे, फिर चुनाव काहे को लड़े? अब भाग रहे हैं, उनके पीछे तो देवी देवता अपने आप ही भगा रहे हैं इनको। और आपको उनको देवी देवता नजर आ रहे होंगे तो इधर से उठ के उधर जा रहे होंगे, करवटे बदल रहे होंगे, कभी सिर खुरक रहे होंगे रात के 1 बजे, देवी देवता लगे हुए उनके पीछे। और भारतीय जनता पार्टी जहां देखती है कि जनता जहां आम आदमी को जिताकर भेज रही है, उनके दम से तो जीत नहीं पाए, अब नोटों के दम से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो जनता के वोट से नहीं आ पाई, नोट के वोट से कुर्सी हथियाना चाहती है, क्या आप ऐसी सरकार को चाहेंगे जो नोट के दम पर कुर्सी चाहना चाहती है? आप बात करा करेंगे जोर से बोलिए। आप ये बताइए, ये कुर्सी पर बैठा हुआ आम परिवार का आपका आदमी है, ये कुर्सी आपकी है। अगर मुझे कुर्सी की भूख होती, मैं 25-30 साल से विधायक हूं। कई बार वीरभद्र सिंह जी ने मुझे बोला कि आप हमारी कैबिनेट में आइए, मैंने कहा नहीं, मैं अभी पार्टी का अध्यक्ष हूं। तब भी मुझे कई बार उन्होंने कहा, हमने नहीं किया। कुर्सी का तो मोह उन्हें होता है जो कुर्सी के सहारे राजनीति करते हैं, हम तो गरीब जनता के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। और इसलिए मेरी योजनाएं सिर्फ गरीब और आम आदमी से संबंधित है। दूसरे बजट में हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कई बहनें विधवा हो जाती है, कई बहनें युवा उम्र में ही विधवा हो जाती है, उनका पति उनको छोड़कर चला जाता है। पहले बजट में मैंने उन अनाथ बच्चों के लिए योजना लाई, जो अनाथ बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद रिवाज बदला। मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय जाते हैं, अधिकारी उनसे बात करते हैं। मैं अनाथालय गया, उन बेटियों से मिला
जिन्होंने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया। कुछ बेटियों के मन में ये लगा कि इनसे, इस मुख्यमंत्री जी से हमें आशा है। कईयों की छोटी छोटी 17-18 साल की उम्र की बेटियों के आंखों में आंसू आ गए। एक बेचारी बेटी बोल भी नहीं पाती थी, मुझे हाथ पकड़कर अपने बेडरूम पर ले गई। उसने मुझसे मांग नहीं की। देखिए वो कितनी गरिमापूर्ण है, लेकिन उसके भाव को हमने सोचा और हमने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, राज्य सरकार के बच्चों का दर्जा दिया। सिर्फ महज दर्जा देना ही काम नहीं था। हमने कहा पैदा होने के बाद अगर किसी बच्चे के माता पिता जीवित नहीं रहते हैं, उसको 2,500 रुपया महीना, हर महीना, चाहे वो चाचा के पास आएगा, हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी और सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े भी हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। 18 साल के बाद जब वो +2 कर देगा, उसके बाद किसी भी संस्थान में अगर उसकी एडमिशन होती है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, नर्सिंग बनता है या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, सारी फीस हम देंगे और सारे हॉस्टल का पैसा भी हम देंगे। और उसके अलावा जैसे हम अपने बच्चे को भेजते ना +2 के बाद पूछते हैं बेटा क्या करना है, बोलते मैंने आर्ट्स में पढ़ना है, कई बोलते मैंने नर्सिंग करनी है। फिर जेब खर्चा भी तो देते हैं कि चल बेटा जेब खर्चे कर। हमने बोला 4,000 रुपया महीना उसे जेब खर्चे के रूप में सरकार देगी। तकरीबन 4,000 बच्चों को ये 4,000 रुपया महीना और उनकी फीस का खर्चा अक्टूबर महीने से सरकार ने देना शुरू कर दिया। फिर बेटे की शादी के लिए 3 लाख रुपया सरकार देगी। मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपया सरकार देगी। ये उनके लिए योजना बन चुकी है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी जिसने अपनी माता को या पिता को खोया है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। उसके बाद हमने अध्ययन किया, 1,15,000 महिलाएं विधवा हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में विधवा महिलाएं हैं, जिसमें कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ युवा अवस्था में हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास कई बार जब मैं विधायक था तो आते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, उसकी फीस 1,20,000 के करीब साल की है, मेरे पास पैसे देने को नहीं है। मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया, मैंने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए, मैंने अपना सब कुछ गिरवी रख लिया। मेरे मन में उन विधवा माताओं और बहनों के लिए दर्द। इस बजट में और इस योजना से 1,15,000 गरीब माताओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी। ये हमने योजना आप लोगों के लिए। गांव में लोग मनरेगा के तहत भी दिहाड़ी करते हैं। कई लोग मनरेगा के तहत दिहाड़ी करते हैं और असेसमेंट के द्वारा उनकी दिहाड़ी कम हो जाती है। हमने उस दर्द को भी समझा और पहली बार 75 साल में पहली बार भारत सरकार ने भी कभी नहीं बढ़ाई। 1 अप्रैल 2024 से हमने अपनी बजट के द्वारा 60 रुपए दिहाड़ी बढ़ा दी और 300 रुपया दिहाड़ी पर डे के हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से मिलनी शुरू हुई। उसके अलावा अभी हमारे को 15 महीने हुए हैं। 70 साल से उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, कई तो सरकारी कर्मचारी, उनको तो कमी नहीं है, माताएं हैं, उनके जो ऊपर जो बीमारी का खर्चा होगा 70 साल से ऊपर, वो सारा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये उनको बिल्कुल के लिए आशीर्वाद। और इस बजट में, ये सारे बजट में है। तो मुझसे मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बोल रहे थे कि हमारे इलेक्शन तो 27 में है, अभी आप क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा ये 2,200 करोड़ रुपया हमने कमाया है। मैं इलेक्शन के लिए सोचकर काम नहीं करता। मैंने तो जो कमाया वो मैंने अपनी जनता को देना। चर्चा करते थे कि चुनावों से पहले घोषणा की जाए, हमने नहीं की। कितना
15 सालों से कंप्यूटर टीचर, एसएमसी शिक्षक, कितने लोग फंसे हुए थे, हमने उनके लिए भी नीति बनाई। समस्याओं को लटकाना मेरा असूल नहीं है, मेरा फैसला करने का असूल है। 28 तारीख को बजट पास होना था। पूरे टेलीविजन में मैं बजट का रिप्लाई कर रहा था। अधिकारी बोल रहे थे इसका पैसा नहीं है, क्योंकि अधिकारी थोड़ी बदले जाते हैं, वो तो 58 साल तक चलते हैं, 5 साल बाद तो हमको जवाब देना है। मैं बजट का अभी बजट पास करने के लिए जिसमें ये योजनाएं थी तैयारी कर रहा था। तैयारी करते ना अधिकारी जाते इसमें इतना पैसा डालो, और खबर चली कि मैंने इस्तीफा दे दिया। ना मैंने इस्तीफा दिया, पूरे टेलीविजनों में आज तक एबीपी, मैं वो तैयारी कर रहा। मैंने अपने साथी हर्षवर्धन चौहान जी को कहा कि आप फ्लोर देखिए, 6 विधायक चुपके आ रहे, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन पुलिस लगी हुई है, हरियाणा पुलिस लगी हुई है, हेलीकॉप्टर में आ रहे। मैंने बोला भैया 4 दिन की चांदनी है, उड़ लो हेलीकॉप्टर में जितना होगा। जनता आपको ऐसे उड़ाएगी, जनता आपको ऐसे उड़ाएगी। कुछ समय बाद जब चुनाव होंगे तो ऐसे आए। हर्षवर्धन जी मेरे पास आए कि हमारी मेजोरिटी कम होगी। मैंने बोला हाउस चलेगा। कहते आपने इस्तीफा दिया। मैंने तो कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं तो बजट पास कर रहा हूं। और मैं टेलीविजन के सामने आया, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं संघर्ष करके 35 साल एक आम परिवार का आदमी इस कुर्सी पर बैठा है, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि संघर्ष मेरे जीवन में है। और उसके बाद देखिए हर्षवर्धन जी ने मोर्चा संभाला, विनय जी हमारे डिप्टी स्पीकर बैठे रहे कि हमको हर युद्ध को लड़ना है, और हमने बजट पास करवाया। और बजट पास करवाने के बाद इस क्षेत्र के विधायक और ये सिरमौर जिले के 2 नेताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो लड़ाई आपने लड़ी है उसके लिए आप हमेशा मेरी रहेंगे। बजट पास हुआ। मैंने बजट में पास होने के बाद कर्मचारियों को 4% डीए की किस्त दी। पुलिस के बेचारे डाइट मनी 210 रुपए मिलते थे 10 साल से। पुलिस के अधिकारी आए 400 रुपए कर दिया जाए। मैंने जो कर्मचारी 8-8, 10-10 घंटे अपने पर खड़ा रहता है उसके 400 रुपया, मैंने उनका भी डाइट मनी 210 से बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाई, 1000 रुपए का। फिर आया कि पैसे कितने बचे हैं। जिस तरह पहले को आते हैं ना पैसे, पहले को हम हिसाब किताब रखते ना, हमारे घरों में रखते ना पहले को, जब हम थे तो पहले को हिसाब किताब रखते कि ये दूध का दे दिया, ये बच्चे की फीस का दे दिया, कपड़ों का दे दिया। तो मैंने भी वैसे ही होता है सरकार में भी। तो सरकार में भी मैंने पूछा उनको अधिकारियों से कि अब कितने पैसे बचे हैं, जो अब हमने 15 महीने में कमाए उसका हिसाब है, बाकी नहीं है। तो उन्होंने बोला जी अभी बचे हैं। तो मैं कहा कि हमारी बहनें हैं, तो हमने एस्टीमेट लगाया, तो तकरीबन हमें 1800 करोड़ रुपया साल का खर्च अपनी बहनों को 1500 रुपए देने के लिए देना पड़ेगा। तो फैसला किया कि 60 से 58 कर दो, 58 से 55 कर दो, 55 से 50 कर दो। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं कर दो। जब पैसा हम कमा रहे हैं और जो पूरा पैसा भ्रष्टाचार के रास्ते से कुछ ही लोग कमा रहे थे उसको क्यों करें। हमने बोला ये दरवाजे भी बंद कर दो। और मैंने कहा कि जो बेटी हमारी 18 साल की उम्र पार कर जाएगी, 18 साल की उम्र के बाद फिर उसका ब्याह भी होगा, शादी भी होगी, शादी होगी, फिर आगे जीवन में जैसे बुढ़ापे में हम जा रहे हैं तो वो भी जाएंगे। जब तक उनके शरीर में सांस रहेगी, यानी कि 18 साल से 80 साल 100 साल तक जब तक वो उसकी उम्र होगी, हमारी सरकार उस बेटी को 1500 रुपया हर महीने देगी। ये कितना पैसा हो गया एक साल का? 18,000 रुपया। ये पैसा किसका है?
ये पैसा आपका है, आपको बांट रहा हूं। ये पैसा आपका है। ये पैसा हमने 15 महीने में उस भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाकर किया जो बचा हुआ पैसा आपको बांट रहा। अगर हमने राजनीति करनी होती तो हमारे इलेक्शन तो 2027 में है। 2027 से पहले हम घोषणा करते, कहते हैं याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो मैंने बोला याददाश्त कमजोर हो जाए कि नहीं जी, आज परसों क्या खाया वो याद नहीं रहता। तो मैंने बोला उस चीज की तरह मैं काम नहीं करता। ये पैसा हमारी जनता का है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का है और हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों को बांटना है। फिर कुछ और पैसा बच गया। फिर हमने बोला हमारा किसान जो पशुपालक है, जो जिन्हें गाय पाल रखी है या भैंस पाल रखी है, क्योंकि हम भी गाय भैंस पालने वाले लोग हैं, तो हमने बोला गाय वाले को जो 32 रुपए मिनट फेडरेशन दूध लेती है, हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहां 45 रुपए सरकार गाय का दूध आपसे खरीदेगी और भैंस का 55 रुपए खरीदेगी। उससे अधिक आप बाजार में बेच सकते हैं। अभी 32 रुपए के हिसाब से आपसे खरीदा जाता है। फिर गाय पालने वाले और भैंस पालने के पास गोबर भी होगा। फिर गोबर से जो खेती करेगा, सिर्फ गोबर से, यूरिया नहीं डालेगा, उससे 40 रुपए किलो हम गेहूं खरीदेंगे और 30 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे। तो ये सब योजनाएं आपके लिए है। अभी आने वाले समय में किसान के पास और पैसा देना चाहते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि गांव के किसान के पास ऐसे पैसे पहुंचे? कभी किसी ने सोचा था कि भ्रष्टाचार पर चोट लगाकर माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे? कभी किसी ने सोचा था कि विधवा बहनों के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी, अनाथ बच्चों को सरकार पढ़ाएगी? ये आम परिवार से निकले मुख्यमंत्री की सोच, आपके दर्द को मैं अपने सीने में बांधे रखता हूं, इसलिए। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जो सत्ता की कुर्सी नोट के माध्यम से हथियाना चाहते हैं, जो नोट के माध्यम से कुर्सी खरीदना चाहते हैं, वो कभी आपके सेवक नहीं हो सकते। वो कुर्सी पर बैठेंगे, नोट के बारे में सोचेंगे कि हमने इतना खर्चा क्या निकालना है। हम तो वो लोग हैं जो अपना भी धन जनता की सेवा में देने को तत्पर रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो नोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उनका साथ देंगे? अरे सारे हाथ तो खड़ा करो ना, पीछे वाले नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये लोकसभा चुनावों में जो भी आदमी, आप लोगों ने ये जो भूखे लोग हैं, जो पैसे के सारे कुर्सी घटाना चाहते हैं, इसको सबक सिखाना है। और अत्यधिक सबक सिखाओगे तो हमारी देव संस्कृति भी मजबूत होगी और हिमाचली पर गर्व महसूस करेंगे। जो हमारी संस्कृति ईमानदारी की है, वो संस्कृति विकसित रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्या आप लोकसभा चुनावों में इनको सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? जोर से बोलो थोड़ा, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, मैं सिखाएंगे। लोकसभा में सबक सिखाएंगे। धन्यवाद।